पढ़ रहे थे, जो बहुपद का जो मेन रूप था, उसी चीज़ को थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं और बस चालू हो जाते हैं अगला शून्यक पे। तो हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा था एक चर वाला बहुपद के लिए, उसको हम लोगों ने क्या लिखा था, ए एन एक्स के पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस टू। करते 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 लास्ट में हम पहुंच सकते हैं ए टू एक्स के पावर टू, ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो, है ना। ये अपना एक चर का बहुपद है। इसमें से मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे ऐसे भी हम लोगों ने लिखा था, अगर द्विघात बहुपद हम लोगों को लिखना होता है तो हम लोगों ने क्या लिखते थे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी के टर्म्स में लिखा है, वहीं ऊपर वाला ए के टर्म्स में लिखे, जैसा कि ऊपर में लिखा गया है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ए टू एक्स टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ये एक ही है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए टू का वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर, है ना। इस इक्वेशन में दोनों में, यानी कि ऊपर में नीचे में जिसको ए टू से सूचित किया गया है, ऊपर में उसको क्या चीज से सूचित किया गया है, ए से सूचित किया गया है। उसी प्रकार से ए वन को किस चीज से सूचित किया गया है, बी से, और ए जीरो के किससे सूचित किया गया है, सी से। बात समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई डाउट। यहाँ पे हम लोगों को ऐसा नहीं समझना है, जैसे कि अगर हम लोग ऐसा प्रतीक लिखते हैं ए के पावर टू, तो इसका मतलब क्या होता है, ए गुना ए होता है ना, ए स्क्वायर हो जाता है ए गुना ए, तो ये चीज तो ठीक है। लेकिन जब हम नीचे में कुछ लिखे हैं ना, टू, तो इसका मतलब कुछ नहीं, ये जस्ट एक क्या है, प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है, गुणांक का। जैसे कि ये ए टू चाहे ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार से ए वन को हो चाहे बी को हो, ये दोनों क्या चीज है, एक्स का गुणांक है। और ये ए जीरो चाहे सी क्या है, एक अचर पद है ना। इसी प्रकार से हम ये भी लिख सकते थे, अगर तीन पद वाला लिखना चाहें तो त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं लोग। इसी को अगर हम लोग ऊपर वाला फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए तीन एक्स के पावर तीन, ए टू एक्स के पावर टू, इसके बाद ए वन एक्स। हाँ बोलो। तो ये ऐसे ही हो जाएगा ना, यहाँ पे भी बन गया ना कि इसमें ए किसके बराबर है, ए थ्री के, इसके बाद बी किसके बराबर है, ए टू के, सी किसके बराबर है, ए वन के, और डी किसके बराबर है, ए जीरो के, है ना। इस प्रकार से ये जो चीजें हैं अपना क्या हो रही है, लिख पा रहे हैं। तो दोनों तरीका से हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझते आना चाहिए, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ जा सकता है। तो हमको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, दोनों ही फॉर्मेट। ठीक है, इसमें यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताओ लोग, कोई डाउट है क्या। जस्ट एक प्रतीक है, ये सब देख के डरना नहीं है कि ए जीरो ए वन ए टू क्या है, कुछ नहीं है, ये सब एक अचर नंबर है। जो चर पद का जो चर पद का गुणांक होता है वो एक अचर पद होता है ना। तो ये सब अचर पद का प्रतीक है, चाहे ए बी सी डी लिख रहे हैं, चाहे ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री लिख रहे हैं, सब अचर पद है और कुछ नहीं है। ये नहीं कि इतना बड़ा क्या नीचे लिख दिया गया है ए एन माइनस वन, कुछ नहीं, सब अचर पद का गुणांक है। एक्स का एन माइनस टू कर रहे हैं तो एक एक्स का दिखा रहा है बगल में गुणांक है, और कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं शून्यक के बारे में कि शून्यक क्या होता है। तो हर बहुपद का, किसी भी बहुपद का हम शून्यक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझना है हम लोगों को कि शून्यक का मतलब क्या होता है।
जैसे कि हम लोग को पता है जीरो सबसे सिंपल बहुपद तो जीरो होता है ना, जिसको शून्य बहुपद बोलते हैं। इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये इसका काम खत्म। इसके बाद अचर बहुपद आता है, जैसे कि 2, 3, 5 कर दिए, √2 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, 3 के पावर -4 लिख दिए। ये सब कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। इसमें भी हम शून्य का बात नहीं करेंगे। तो न शून्य बहुपद में शून्य का बात करेंगे, न अचर बहुपद में शून्य का बात करेंगे। शून्य का बात शुरू होता है एक घात बहुपद से। एक घात, द्विघात, तीन घात या किसी भी घात का बहुपद आ जाएगा तो हम उसमें शून्य का बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक घात का बहुपद को कैसे लिख सकते हैं? px कैसे लिख सकते हैं? ax + b लिख सकते हैं ना। अथवा दूसरा तरीका में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? a1x + a0 लिख सकते हैं ना। दूसरा बहुपद मान लेते हैं द्विघात बहुपद, तो उसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ax² bx + c। अथवा इसको कैसे लिख सकते हैं? a2x² a1x + a0। तो ये हम लोग यहाँ पे बहुपद लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। अब इसमें a0 और a1 अथवा ABCD ये सब का मान तो फिक्स रहता है, ये सब तो बदलता है नहीं कभी भी। कि बदलता है कभी भी? नहीं बदलता है ना। नहीं बदलता है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? एक्स है, जो कि बदलते रहता है, चर। तो हम ऐसा वैल्यू रखना चाहते हैं एक्स का जिससे इसका मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए, शून्य आ जाए। उसी को बहुपद बोलते हैं, मतलब बहुपद का शून्यक बोलते हैं। जैसे कि px, जो हम लोगों ने ax + b लिखा है, अथवा इसी को हम लोगों ने एक और में लिख दिया है a1x + a0। हम मान लेते हैं कि एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं एक घात बहुपद का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x + 5 ले सकते हैं ना। तो इसका शून्य कितना आएगा? इसका शून्य कितना आएगा बताओ? इसका शून्य एकदम आसान है। -5/2 आएगा इसका शून्य। सिंपल चीज है, इसका मतलब बस समझना है कि जब -5/2 इसका शून्य आ गया तो मतलब कि x का यह मान निकल के आया है। तो p के जगह पे -5/2 रखेंगे तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी कि p -5/2 जीरो, यानी कि जो p का वैल्यू है, p बहुपद का नाम है। p बहुपद का नाम है। p का मतलब क्या हुआ? 2x + 5। p बहुपद का नाम है। हम हर चीज का नाम देते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो p बहुपद का नाम है, और ऐसा बहुपद है जिसमें ब्रैकेट में लिखे हैं, ये बता रहा है कि ये इसमें x क्या है? एक चर राशि है इस बहुपद का। px लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एक चर राशि है। p एक बहुपद है जिसमें x उसका चर राशि है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। इस बहुपद में बताओ, इसके आधार पे कंपैरिजन करके बताना है इधर वाला से। a का वैल्यू क्या होगा? जल्दी। a का वैल्यू 5 कैसे हो गया? दो होगा ना। x का गुणांक, इसमें a क्या है यहाँ पे? इसमें a क्या है? x का गुणांक है, तो यहाँ भी x का गुणांक देखेंगे ना। समझ में आया? a का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का गुणांक 2। इसके बाद b बराबर क्या होगा? b क्या है? इसमें अचर पद है, तो उधर भी अचर पद देख लेंगे। यानी कि x⁻0 का गुणांक, अचर पद क्या होता है? x⁻0 का गुणांक क्या होगा? बोलो जल्दी। शांत तो है यार। क्या होगा b का वैल्यू? इधर से b देखना है ना, ये वाला b। हाँ, यहाँ पे ये b नहीं दिख रहा है। हाँ, इन दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं, सीधे 5 हो जाएगा। सिंपल सा चीज। a1 का वैल्यू क्या होगा? अब नीचे वाला से कंपेरिजन कर रहे हैं तो a1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2। एक ही चीज तो है, हम बात पहले वही तो बता रहे थे। चाहे ए देख, चाहे ऊपर वाला से देख के लिखो, चाहे नीचे वाला से देख के लिखो। तो a1 का वैल्यू 2 और a0 का वैल्यू
5। समझ में आया? ऐसे हम लोगों को कंपैरिजन करके देखते आना चाहिए, और ये तो निकालने आना ही है। तुम लोग को शून्यक निकालने आता है, लेकिन शून्य को कैसे इसमें प्रयोग करना है ये भी समझ में आना चाहिए। सिंपल सा चीज है, हमको गुणांक देखना है और कुछ नहीं। गुणांक कि x का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का। हमने ऊपर में ये कैसे लिखा था यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ये जो दो चीज लिखा हुआ है, ये जो दो चीज है, इसमें मैंने कैसे बोला है कि a2 बराबर है a के। ये मैंने कैसे लिखा है a2 बराबर है a के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक ऊपर में a है और नीचे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a2 है। इसलिए a2 किसके बराबर है, a का। वही तो मैंने फिर लिखा है आगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि और चीजें क्लियर होगी। फिर से बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूँ ताकि तुम लोग को कंपैरिजन करते और लिखते समझ में आए। जैसे कि हम लोगों ने पता है कि एक घात का बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, या तो ax प्लस बी लिख दो, या a1x प्लस a0 लिख दो। यही होता है ना, यही है बहुपद एक घात का। अब मान लेते हैं कि तुम लोग के पास एग्जाम्पल दे देते हैं कि √5x, क्या ये एक बहुपद है? पहले बताओ। अचर बहुपद कैसे हो गया है? इसमें चर राशि x नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? फिर अचर बहुपद तब होता है जब सिर्फ नंबर दिया रहता है, जैसे कि √5 दिया रहता है, सिर्फ √5 देके छोड़ देते हैं। ये बहुपद भी है, x का पावर 1 है। हाँ, तो x का पावर तो पूरा पूर्ण संख्या हो गया। बहुपद भी है और अचर बहुपद भी नहीं है, एक घात का बहुपद है ये क्या है? एक घात का बहुपद है। बहुपद भी है और अचर बहुपद भी नहीं है। अचर बहुपद में सिर्फ नंबर, अगर सिर्फ नंबर रहेगा तो अचर बहुपद बोलेंगे। समझ में आया? जैसे कि कोई दे दिया कि 9, 9 क्या होगा, अचर बहुपद होगा। कोई दे देगा √5, √5 क्या होगा, अचर बहुपद होगा। इसमें सिर्फ √5 नहीं है, साथ में एक्स लगा हुआ है, और एक्स का पावर 1 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, एक घात का बहुपद हो गया। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? तो हाँ, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? √5x प्लस 0 लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें से a का वैल्यू क्या होगा? √5, जो कि एक अचर संख्या है। अचर संख्या है लेकिन बहुपद टोटल अचर नहीं था। हमको पता है कि गुणांक हमेशा क्या होता है, एक अचर चीज होता है ना। हाँ, और b का वैल्यू क्या होगा, 0। a1 का वैल्यू क्या होगा, √5, क्योंकि ये दोनों चीज कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। और a0 का वैल्यू क्या होगा, 0। समझ में आया? तो जब भी होता है देखो, जितना भी घात का बहुपद होगा, जो मैक्सिमम घात का बहुपद जो रहता है, क्या स्क्रीन नहीं दिखा रहा है? दिख रहा होगा स्क्रीन। जितना भी घात का बहुपद होता है, उससे नीचे सब पावर तो रहेगा ही रहेगा, भले उसका गुणांक 0 हो जाए। बात समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने x का पावर 1 था, तो x के पावर जब 1 का गुणांक हो गया तो x के पावर 0 वाला भी तो रहेगा ही रहेगा। जो अचर पद है, ये सब में जो अचर पद है, यहाँ पे अचर पद का मतलब ही क्या है, उसमें x का पावर कितना लगा हुआ है बगल में, 0। जो अचर संख्या होता है ना बहुपद में, वो x के पावर 0 का गुणांक होता है। समझ में आया?
जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 5 था, जैसे कि यहाँ पे ये 5 था, जो ये 5 था, ये 5 क्या था, ये एक्स का स्क्वायर 0 का गुणांक नहीं है। बगल में एक्स के पावर 0 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही और लिखते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं, पूछते हैं, बताना है, ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5x² 9x प्लस √2, क्या ये एक बहुपद है? है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं एक्स का पावर जो है वो ये है, नॉर्मल है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसे लिखता है जनरली, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x² 9x⁻1 और रूट 2x के पावर क्या लिख सकते हैं, 0। तो पूरा देखना है, हर पद में एक्स का एक्स रहना ही रहना चाहिए, हमको भले इसमें दिख नहीं रहना है, लेकिन हमको इतना समझ में आना चाहिए कि जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको भी देख लेना है, आदमी के मन के भीतर। तो यही चीज है यहाँ पे, इसके भीतर जाके हम लोग ने देख लिया कि एक्स के पावर 1 है, एक्स के पावर 0 है। अब इसके बाद जो चीजें हैं, हाँ बोलो रिशु। देते हैं एग्जाम्पल इसको देखने के बाद। अब इसमें, अब हम लोग को जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड लिखने आना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक रूप, हर बहुपद का मानक रूप होता है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ चुका है, पूरा मानक रूप के बारे में ही ये सब चीज था कि मानक रूप कैसे होता है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, सबसे जो जनरल होता है ax² bx प्लस c होता है ना। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ax² bx1 cx0 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या हम लोग इसमें पढ़ते हैं, a2x⁻2 a1x⁻1 और a0, मतलब कि जो x के पावर रहता है ना वही नीचे में a के साथ लगा देते हैं, मतलब कि x का स्क्वायर है तो मतलब उसके गुणांक को भी a2 बोल देंगे, x के पावर 1 है तो उसके गुणांक को भी a1 बोल देंगे। तो जितना का घात है उतना ही का गुणांक बना देते हैं बगल में, a1 a2। लेकिन a1 a2 आपस में कुछ नहीं है, बस a1 a2 एक प्रतीक है, एक नंबर का, नंबर हमको पता नहीं है तो प्रतीक लिख दिया है। इसी को भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a2x2 a1 x के पावर 1, जैसे कि यहाँ पे तो x के पावर 1 लिख दिया हूँ तो हटा देता हूँ, a1 x1 और यहाँ पे a0 x के पावर 0। यहाँ पे जैसे कि x के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो क्या a0 का मतलब भी 1 होगा क्या? नहीं होगा, a0 का मतलब 1 नहीं, ये सही है लेकिन ये गलत है। a0 जस्ट एक अचर संख्या है, वहां पे कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब बताओ मेरे को, मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, 5, b का वैल्यू कितना होगा, 9, और c का वैल्यू कितना होगा, √2। इसके बाद अगर हम बोलेंगे a2 का वैल्यू कितना होगा, a2 का वैल्यू a मतलब कितना, 5 ही हो जाएगा, 5 के पावर 2 क्यों, 5 ही तो, a2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है। यहाँ पे, यहाँ पे ये a2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5 है कि नहीं? ऐसे देख लेना है हम लोग को। इसके बाद a1 क्या होगा, 9, a0 क्या होगा, √2 होगा ना। बात समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट? तो हम लोग को इस प्रकार से गुणांक समझ में आना चाहिए और दोनों फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। दो गो फॉर्मेट है, एक एबीसीडी वाला फॉर्मेट और एक ए के पावर a1 a2 वाला फॉर्मेट, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मानक रूप है। एबीसीडी वाला हम लोग के लिए काफ़ी है, लेकिन 26 से ज़्यादा नहीं जाता है। और जो नीचे जो लिखा गया है ये कितना भी जा सकता है, ए एन, एन का वैल्यू तुम 1000 भी लिख दोगे तो वहां तक भी ये काम
कर देगा, है ना? हम लोगों ने पढ़ा था ना कल। इसलिए हम लोग A1 A2 वाला पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला तो 26 से ज्यादा नहीं काम कर सकता है। अब तुम लोगों ने बोल रहे थे ऋषु की ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो कि बहुपद नहीं है। देते हैं एग्जाम्पल, देखो। बहुपद नहीं है कि लिए एक ही चीज होता है, क्या होना चाहिए? बहुपद नहीं होने के लिए एक ही चीज होना चाहिए, और वो चीज है कि जो चर का घात पूरा पूर्ण संख्या के अलावा कुछ और हो जाए, माइनस में हो जाए, बटा में हो जाए, ठीक है? तो वो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो क्या चीज है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हाँ, जैसे कि मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूँ, टी स्क्वायर गुना 1/t प्लस 3, क्या ये एक बहुपद है? सोच के बताना है। टी स्क्वायर से काट देंगे तो t+3 नहीं बन जाएगा? नहीं बन जाएगा t+3? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो फिर, और ये आ गया ax+b के रूप में। तो ये एक घात का बहुपद है, ठीक है ना? समझ में आया? हाँ, तो इसको तोड़ के सीधे सीधे देख के नहीं बोल देना, उसको देखना है कैलकुलेट करके। कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही दिया रहेगा कि तुमको देख के लग जाएगा, लेकिन उसको सॉल्व करेंगे तो बहुपद दिख जाएगा। आंख से देख के नहीं समझ में आता है, उसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना? कि कहीं तोड़ के बहुपद के रूप में बदल तो नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? अब जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3√t और t√2, क्या ये एक बहुपद है? अब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, 3t⁻1/2 है, और यहाँ पे √2t है। तो यहाँ पे तो दूसरा वाला पद में तो ठीक है कि t⁻1 है और अचर का गुणांक है, लेकिन इसमें जो t के पावर है ना वो 1/2 है, तो ये गलती हो गया था, यानी कि ये बहुपद नहीं। ऐसे ही ये देखो, y+2/y, ये क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक y तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला 2 के साथ y-1 हो जाएगा, है ना? हाँ, तो बस हो गया अपना काम। तो ये चीजें होती है अपना बहुपद को समझने के लिए। अब जो दूसरा चीज है अपना इसमें, जो अगला चीज है, जो कि हम लोग सुनने देख रहे थे, तो हम लोग को ये चीज पता चल गया होगा अभी तक कि बहुपद में जब भी किसी बहुपद को लिखते हैं तो जो अधिकतम घात होता है वो तो रहता ही है, और उसके नीचे का हर घात को भी हम लोग अवेलेबल दिखा सकते हैं, है कि नहीं? दिखा सकते हैं ना। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने कोई आके बोल दिया कि √5x², तो ये कितना घात का बहुपद है? या बहुपद है भी कि नहीं? है, 2 घात का बहुपद है। इसके बाद √5x² प्लस हम यहाँ पे 8 लिख दिए, अभी भी ये कितना घात का बहुपद है? 2 घात का। 2 घात के बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ax²bx+c होता है ना? तो मेरे को बताओ, इस बहुपद को देख के एबीसी का मान बताओ कितना आएगा? बी का मान क्या होगा, बी का? कोई 0 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है, क्या होगा बी का मान? हैंड रेज करो, कितना लोग 8 बोल रहा है, हैंड रेज करो। बी का मान 8 होगा। बी का मान 8 कैसे होगा? बी क्या है यहाँ पे, एक्स का गुणांक है ना?
बी इसमें देखो यहाँ पे क्या है, बी इसमें क्या दिखाई दे रहा है मानक रूप में, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसमें तुमको बी 8 जो है एक्स का गुणांक दिख रहा है क्या? 8 किस चीज का गुणांक है? एक्स के पावर 0 का गुणांक है, यानी कि बी जो 8 जो है वो सी है। बी का मान क्या होगा यहाँ पे? 0। इसको ऐसे लिख सकते हो लोग, इसको ऐसे लिख सकते हो, √5 x² 0 × x +8, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? इसको ऐसे लिखते समझते आना चाहिए, तोड़ते, तभी जाके वो चीजें क्लियर होगी। समझ में आया? और एग्जांपल देखो। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना लोग। ये त्रिघात बहुपद है ना, कि नहीं है? है। और त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ax³ bx² cx+d होता है ना। त्रिघात बहुपद में इतना से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकता है, त्रिघात बहुपद में 4 गो होता है, इसी 4 में से ज्यादा नहीं हो सकता है। ए का मान कितना होगा? 8। इधर से देखना है, इधर ए का मान जब पूछेंगे तो इधर देखेंगे कि ए क्या है। ए क्या है भाई? तो x³ का गुणांक है, तो इधर देखेंगे x³ है भी कि नहीं। हाँ है, x³ है तो उसका गुणांक देख लिए 8 आ गया। बी का मान क्या होगा? 0, क्योंकि बी जो है x² का गुणांक है, इधर है नहीं है तो 0। सी का मान क्या होगा? 7। और डी का मान क्या होगा? 0। खत्म कहानी। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे इसको तुम लोग चाहो तो फिर से ऐसे लिख सकते हो, 8x³ +0 x², 0 × x² +7 x⁻1 +0 × x⁻0 लिख सकते हैं। ऐसे लिखते आना चाहिए। x⁻3 का जब घात है तो इसमें बाकी सब का घात भी निकालने आना चाहिए, x⁻2 x⁻1 x⁻0। क्योंकि जब भी कोई स्टैंडर्ड बनता है तो अगर 3 घात का बनाएंगे तो 0 से लेकर 3 तक रहता है। 4 घात का लिखेंगे तो 0 से लेकर 4 तक रहेगा। हमको 4 तक नहीं जाना है, हमको 3 तक जाना है। तुम लोग को 10वां क्लास में 3 तक जाना है, मुश्किल से कभी 4 आ जाता है, तुमको 3 तक पढ़ना है, इसलिए 3 तक का मैं एग्जाम्पल दिया। इसी में तुम लोग को ऐसे भी इस फॉर्मेट को लिखा जा सकता है, हम लोग जैसे कि पुराना वाला पढ़ रहे थे, a3x³ इसमें भी तो लिख सकते हैं ना। a1x + a0। अब बताओ a3 का मान कितना होगा? 8। फिर से वही बात। और a2 का मान कितना होगा? 0, क्योंकि a2 जो है x² का गुणांक है, और x² इसमें हिले नहीं है, तो x² हिले नहीं तो उसका गुणांक 0 नहीं हो जाएगा। इसके बाद a1 का मान क्या होगा? 7, क्योंकि a1 x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक 7 है। और a0 एक अचर पद है बहुपद का, तो a0 अचर पद है तो ये 0 होता है। अब कंपेरिजन करने आ गया कि अभी भी कोई डाउट रहेगा इसमें? ठीक है। यही जो है अपना हम लोगों ने देखा, तो इसी के आधार पर हम लोग शून्यक निकाल के शून्यक रखते हैं लोग। तो हम लोग ऊपर में देखे थे, एक चर का शून्यक निकालना तो आसान था, आसानी से हम लोग एक चर का शून्यक निकाल लेते थे ना। जब भी किसी एक चर का शून्यक निकालना है तो एकदम आसान है। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, px बराबर कोई बोल दिया कि 9x प्लस √3, तो इसका x का मान क्या आएगा? शून्यक। शून्यक क्या आएगा इसका?
हम्म, निकल जाएगा ना। हाँ वही, 9x+√3 बराबर 0, x बराबर -√3/9 आ जाएगा ना। सिंपल सा चीज है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब तुम लोगों को शून्यक निकालने के लिए द्विघात बहुपद का शून्य तुम लोगों को निकालने को, हालांकि ज़्यादा तुम लोगों को आएगा ये 10th क्लास में, इसमें ज़्यादा नहीं है। हाँ, जितना घात रहता है ना उसका उतना शून्यक हो सकता है। अगर एक घात का बहुपद है तो उसका अधिक से अधिक एक शून्यक रहेगा, दो घात का बहुपद है तो अधिक से अधिक दो शून्यक, तीन घात का तो तीन शून्यक, ठीक है, चार घात का तो चार शून्यक, जितना घात का रहेगा उतना शून्यक हो सकता है। डिटेल्स में बताएंगे उस चीज के बारे में, 10th क्लास में वो आता है। अभी तुम लोग को जस्ट बेसिक समझना है। अगर मैं बोलूं कि शून्य, शून्य किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है कि नहीं, शून्य खुद है, हो सकता है, सिंपल सा चीज है कि जीरो रखने पे जीरो आ जाए। और क्या यह हमेशा जरूरी है कि बहुपद का शून्यक शून्य हो? नहीं है जरूरी। अभी तो हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे बहुपद का, ये बहुपद है, इसका शून्यक निकाले हैं, शून्य थोड़ी आया है, हमारा मन में ऐसा आने लगता है विचार, शून्य का मतलब तो शून्य आता है, तो हर बहुपद का शून्य शून्य आना चाहिए, आता है ना मन में ऐसे। लेकिन वैसा नहीं सोचना है। किसी बहुपद का शून्य का इस चीज से मतलब नहीं है कि उसका शून्यक शून्य हो। शून्यक वास्तव में क्या है, तो शून्यक ऐसी संख्या है जिसको जब हम चर के जगह पे रखते हैं तो पूरा बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसमें ये निश्चित जरूर है कि जब जो शून्यक है उसको बहुपद में रखेंगे तो पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि खुद ही शून्यक शून्य हो, है ना। खुद ही शून्यक शून्य नहीं रहेगा, लेकिन ये अवश्य है कि उसको जब बहुपद में रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, तो अब हम p के जगह पे -√3/9 रख देंगे तो अब क्या आएगा यहाँ पे 9। अब -√3/9 और +√3 था तो 9 9 कैंसिल, -√3 +√3 जीरो आ गया ना। तो ये हमेशा सत्य है कि जैसे ही रखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि खुद ही शून्यक शून्य हो जाए। इसका शून्यक क्या था, -√3/9, लेकिन इसका शून्यक का मान रखे तो बहुपद का वैल्यू क्या आ गया, शून्य। तो शून्य को रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शून्य को खुद शून्य होगा। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। कोई हम लोग को बोलेगा कि चेक करके बताओ क्या यह बहुपद का शून्यक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, बहुपद का शून्यक निकालने जाएंगे कि रख के देख लेंगे, क्या करेंगे, रख के देख लेंगे। हाँ, निकालने की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा, कोई बोल दिया कि भाई इसका शून्य ये चीज है, बहुपद में रख के देख लेंगे शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो है, नहीं आ रहा है तो नहीं है ना। शून्य आना चाहिए रखने पे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बहुत जरूरी है, बार बार मैं बता रहा हूँ, मानक रूप बहुत जरूरी है। तो अगर मान लेते हैं कि तुम लोगों के पास इन जनरल ax+b, यही है अपना पहला मतलब एक घात बहुपद, यही है ना। तो इसमें बताओ शून्यक का मान क्या होगा इसका, -b/a होगा। रख के देख लेते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे -b/a रखेंगे, a गुना -b/a प्लस b, तो -b प्लस b जीरो आ गया ना। दूसरा तरीका से भी हम लोग देख सकते हैं, एक हम लोग ने और देखा था, दूसरा फॉर्मेट में कैसे पढ़ते थे लिखते थे लोग हम लोग इसको,
a1 x प्लस a0। अब बताओ इसका शून्य क्या होगा? अब इसका शून्य क्या होगा? बोलो। हाँ, -a0/a1, ये भी नंबर ही है। ऊपर नीचे 0 1 लगा देने से इसका मतलब कि आदमी का ये थोड़ी बदल जाएगा, है ना? तो और कुछ नहीं है। ये वही है अपना a0/a1 हो गया। यहाँ पर भी इसको भी रख के देख लेते हैं क्या आ जाता है क्या। तो -a0/a1 रखेंगे तो यहाँ पे a1 पहले से है, इसका भी आ जाएगा अपना। ये कट जाएगा। -a0 प्लस a0 बराबर 0, है ना? तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे रखते हैं, एक बहुपद ले लेते हैं, 3x प्लस 3x - 12, इसमें बताओ इसका शून्य कितना आएगा? 4 आएगा इसका शून्य। सिंपल सा चीज है, x का वैल्यू 4 आ जाएगा, यही इसका शून्यक है। इसको अगर हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला के आधार पे देखना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? एक फॉर्मूला है ax प्लस बी। इसका मतलब a का वैल्यू कितना है इस बहुपद में? इसे कंपेयर करेंगे तो 3 है, और b का वैल्यू कितना है? -12 ना, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो प्लस लिखा हुआ है तो -12 बोलेंगे b का वैल्यू। ठीक है। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? 3x, अब प्लस क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? प्लस -12 करना पड़ेगा ना, तभी ना कंपेयर कर पाओगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। तो ये माइनस। हाँ। क्या नहीं नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज है, इसको हमने तोड़ दिया है ताकि बीच में प्लस के रूप में रहे। जब हमको एक्स प्लस बी के रूप में लिखना है तो बीच में प्लस होना चाहिए ना, तो माइनस लिखा हुआ है। तो मैंने प्लस लिख के माइनस इधर कर दिया ताकि गुना करके माइनस ही रहे लेकिन बीच में प्लस रहे। तो अब जाके a बराबर 3 लिख देंगे, b बराबर -12। तो शून्य के बराबर हम लोगों ने ऊपर में क्या फॉर्मूला निकाला था? -b/a। तो माइनस तो पहले से है और b माइनस और एक हो गया, अब बटा में a लिखेंगे 3। तो अब 12/3, तो फिर से 4 आ गया। तो ऐसे फॉर्मूला पे भी कंपैरिजन करके देखते आना चाहिए कि 4 आ जाए। इधर से भी, इधर से करे तो भी 4 आ गया, इधर से करे तो भी 4 आ गया। तुम वो a1 0 वाला लिख के करोगे तो भी 4 आ जाएगा। तो मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग को कैसे कैसे देखना है, देखने का तरीका बता रहा हूँ। ये सब देखने का तरीका है कि इधर से देख रहे हैं तो भी सेम सेम आ रहा है, इधर से देख रहे हैं तो भी सेम सेम आ रहा है। ऐसे तोड़ तोड़ के लिखना है, जोड़ जोड़ के लिखना है। समझ में आ रहा है ना कि चीजें कि नहीं आ रही है? हम्म। ठीक है। तो यही है इसमें से, और कोई नहीं है चीज, और कुछ समस्या नहीं है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम लोग की किताब में दिया गया है x² - 2x। ठीक है। चेक करके बताना है। क्या देखो इसका, क्या दो इसका शून्यक है? चेक करो तो। क्या दो इसका शून्यक है? है। क्या जीरो इसका शून्यक है? क्या खुद जीरो भी इसका शून्यक है ना? जीरो भी इसका शून्यक है। तो दोनों चीज इसका शून्यक हो गया। ठीक है। कितना पद का बहुपद है ये? दो पद का बहुपद। ठीक है। द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? तीन। तीन से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग को पता है ये मेन फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। तो इसमें इससे ज्यादा बड़ा तो थोड़ी हो सकता है, द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है ना। नहीं सर। हाँ, तो तोड़ के लिखेंगे तो इसमें से बता दो मेरे को a का वैल्यू क्या आएगा? b का वैल्यू क्या आएगा?
सी का वैल्यू क्या आएगा? समझ में आया ना? हाँ, ऐसे ये देखते आना चाहिए हम लोग, एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। ठीक है। तो शून्यक यही होता है, शून्यक का मतलब सिर्फ इतना होता है, बहुपद में चर राशि का वह मान जिससे पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, एक घात बहुपद का शून्यक निकालना एकदम आसान है ना? द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना भी आसान है, लेकिन तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, वो 10वां क्लास के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो उसमें बताएंगे, दो तीन तरीका होता है द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का। तो वो सब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। अभी तुमको जस्ट चेक करने को दिया गया, ये द्विघात बहुपद है, ये निकालने को नहीं दिया गया था ना कि दो और जीरो कैसे आ गया, ये नहीं पूछा गया था ना। जस्ट ये पूछा गया कि चेक करके बताओ दो है कि नहीं, जीरो है कि नहीं। तो चेक करना तो एकदम आसान है, रख के देख लेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? हाँ। बाकी कैसे दो आया कैसे जीरो आया ये भी तुम लोग को पढ़ना है, लेकिन 10वां क्लास में एग्जाम में आता ही आता है ये चीज, मान के चलो तो। ठीक है। तो यहाँ तक अपना ये शून्य खत्म हो गया, शून्य, घात। ठीक है, हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो क्या? अब से बोलो। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है। लिख के भेज दो, आवाज कट रहा है तुम्हारा। चैट में लिख के भेज दो। और बहुपद का मान निकालना तो एकदम आसान है, जैसे कि मैं एक दे रहा हूँ इसका मान निकालना। जैसे कि एक दिया गया है, पी टी बहुपद है, जिसमें पी बहुपद का नाम है, और इस बहुपद में जो टी है, जो ब्रैकेट में लिखा रहता है वो चर राशि होता है, 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। इसमें दो दो रखने पे इसका मान क्या है? आसान चीज है, ये सब तुम लोग को पता है। दो रखने पे इसका मान क्या आएगा? क्या आएगा? देख लेते हैं लोग। दो दूनी के चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 चौका 64, ये 64 हो जाएगा। तो आठ, आठ 45, और ये घट जाएगा 4, और ये रहेगा यहाँ पे 6। तो 4 इसमें से ये वाला घटेगा तो ये हो जाएगा 60, और 106 आ जाएगा, है ना? तो ये सब तुम लोग को पता है ना, इसमें मेरे को बताने की जरूरत है क्या? इतना तुम लोग पढ़ा लिखा हुआ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर, हाँ मेरे पास बैठा है लोग, तो मैं इतना मानता हूँ कि तुम लोग को ये सब चीज़ आता है और ट्यूशन में पढ़ लिया होगा। इसलिए मैं इस सारी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तुम लोग खुद ये सब चीज़ पता है, मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो तुम लोग को समझने के लिए और ज़्यादा आवश्यक करेगा, मदद करेगा। और ये चीज़ें मैं एक दो क्वेश्चन से ऐसे ही मैं चेक कर लूंगा। ये सब चीज़ क्लियर है ना? किसी को डाउट है क्या इसमें, बताओ? कि 106 कैसे आ गया, क्या हो गया, किसी को डाउट है इसमें? एनीवन? कौन बोल रहा है, कोई बोल रहा है क्या डाउट है? डाउट है तो हैंड रेज कर दो। अच्छा डाउट है, बता देते हैं। पारुल ने क्या लिखी है कि चर के गुणांक अचर आएगा, अगर हम 2xy लें और लें और y का गुणांक पूछें तो 2x हो जाएगा ना? हाँ उस केस में हो जाएगा। तो हम लोग अभी एक चर राशि, एक चर वाला समीकरण पढ़ रहे थे ना, तो इसलिए उस केस में वैसे बोलेंगे तो हो जाएगा। और वहां पे मतलब कि जब 2xy कर देते हैं, तो 2xy के केस में कभी हम xy का भी गुणांक बोल सकते हैं, या x का भी गुणांक बोल सकते हैं, तो 2y आ जाएगा, y का गुणांक बोलेंगे तो 2x आ जाएगा, तो फिर वो बदलते रहेगा। ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं।
उसके बारे में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वैसा बोल सकते हैं कि उस केस में फिर अपना वैसा हो जाएगा चर राशि केस में। हम लोग सिर्फ चूंकि एक चर वाला पढ़ रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा था कि उसमें हमेशा जो चीज़ें हैं वो अचर रहेंगी। लेकिन जब मल्टीपल चर वाला एक साथ में रहेगा, फिर तो वैसा हो जाए। तो ये जो चीज़ है इसमें निकालने के लिए पल्लवी बोल रही थी कि ये चीज़ें हैं, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। ट्यूशन में सर पढ़ाए होंगे। सिंपल सा क्या किया गया है कि पी टी टू का वैल्यू रख देना है यहाँ पे। मैं बोला था दो का मान निकालना है, तो पी ऑफ टू 4 गुना 2 के पावर 4, 5 गुना 2 के पावर 3 माइनस टी है। मतलब कि फिर से टी की जगह पे दो रखना था ना, तो 2 के पावर 2 +6। कैलकुलेट करेंगे, 2 के पावर 4 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 16। 5, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा। पहले गुना करेंगे, भागू जोड़ हम लोग को पता है, पहले गुना करेंगे फिर जोड़ घटाव कर देंगे, 106 आ जाएगा। ऐसा में कुछ नहीं करना होता है, जो वैल्यू दिया रहता है उसको रखना है और निकाल देना है, ठीक है। ये तो मतलब कि ऐसा है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कभी मैं ऐसा भी लिख दिया कि जैसे कि पी एक्स वाई का लिख दिया, 3x + 6y + 2। अब मैं बोल दूंगा कि इसमें इसका मान निकालो, 4, 5, तो निकाल दो लोग, कितना आएगा? एक्स की जगह पे मतलब 4 रखना है, वाई की जगह पे 5 रखना है, कितना आएगा? 44 आ जाएगा। चरतियाँ 12, 6 × 5 = 30 और 2। हाँ, 44 आ जाएगा, है ना। तो बस ये मान रख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। और इसमें सोच लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है तो। हम्म। तो अगला जो पॉइंट है वो अपना रहेगा सेक्सुअल प्रमेय का। एक ही चीज अब है नहीं, और दो चीज है इसमें, सेक्सुअल प्रमेय और बहुपदों का गुणनखंड। और 2 दिन लगेगा, 2-3 दिन इसमें लगेगा। इसको अब नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। अभी के लिए संस्कृत देख लेते हैं, है ना। अभी के लिए संस्कृत देख लेते हैं लोग, क्या ठीक रहेगा ना।